हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्रीदिंग ऑर्गन, लंग्स के बारे में डिस्कस कर चुका था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर चुका था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं, राइट। मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो इसके बारे में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात की जाए तो ब्रीदिंग में दो मैकेनिज्म होते हैं। नंबर वन mechanism is inspiration, number two is expiration. So there are two mechanisms, inspiration and expiration. अगर हम इसको कंपैरेटिव अकाउंट से समझते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है, तो बेटर हम इसको कंपैरेटिव अकाउंट में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। In breathing mechanism, there are two processes. Number one is inspiration and number two is expiration. Inspiration and number two is expiration. What is the difference between inspiration and expiration? लिसन के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, व्हेन यू ब्रीथ इन, व्हेन यू इनटेक द एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, दैट यू कॉल्ड इंस्पायरेशन प्रोसेस। ब्रीथ इन और इनटेक द एयर, इसे आप इंस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। Expiration is when you expire, when you expel out the air. जब आप एयर को एक्सपेल आउट कर देते हैं, इसे आप एक्सपायरेशन कहते हैं। ब्रीथ आउट और एक्सपेल आउट द एयर, इसे आप एक्सपायरेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? Breathe in and breathe out. Breathe in, intake the air. Breathe out, expel out the air. ये यहाँ पे एक कंपैरेटिव अकाउंट में आपको बता रहा हूँ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इन दिस केस व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इंस्पायरेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं, एयर खींचते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो रिब्स की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके साथ साथ ये भी आपको पॉइंट नोटिस करना है, रिब्स की जो मूवमेंट है वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपवर्ड हो जाती है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। वहीं अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो उस टाइम पे ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होगी, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। रिब्स मूव डाउनवर्ड। तो इंस्पायरेशन में रिब्स अपवर्ड मूव करता है और एक्सपायरेशन में रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करता है। वही ठीक, this is about ribs. Now I'm talking about the diaphragm. Diaphragm एक मस्कुलर सेप्टम होता है, लंग्स के नीचे होता है, राइट। एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, तो डायफ्राम का ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वही एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम है,
एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ठीक, इज दैट क्लियर हो गया। इंस्पायरेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है, चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है, कम होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन प्रोसेस चेस्ट कैविटी विल डिक्रीज, राइट? सॉरी, ये मैंने उल्टा बता दिया आपको। तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है इंस्पायरेशन के टाइम पे। ये कुछ पॉइंट्स है। वही एक्सपायरेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी जो है डिक्रीज होती है। तो ये कोई कुछ पॉइंट्स है, कंपैरेटिव अकाउंट है बिटवीन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, राइट? जैसे कि तो यहां पे इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी राइट डिक्रीज कर जाती है, तो एक्सपायरेशन में चेस्ट कैविटी डिक्रीज करती है, इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाती है ना? तो यहां पे जो लंग्स प्रेशर है, ठीक है, लंग्स प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहां पे कैविटी डिक्रीज होती है, तो लंग्स प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, और लंग्स प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर मूव्स, लंग्स प्रेशर भी, ये मैंने उल्टा बता दिया आपको, इसको सही कीजिए। लंग्स प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, एयर कैविटी, लंग्स की जो चेस्ट की जो कैविटी है वो बढ़ती है और लंग्स प्रेशर डिक्रीज होगा, और डिक्रीजिंग प्रेशर की वजह से एयर मूव्स इन, ठीक है, हवा अंदर जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन में क्या होता है कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ इन, एयर को लेने का जो मैकेनिज्म है वो इंस्पायरेशन है। इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या होता है कि रिब्स की जो मूवमेंट होती है अपवार्ड होती है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे राइट एयर कैविटी, सो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है, सॉरी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, लंग्स प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और लंग्स प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर मूव इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मूव इन टू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वहीं अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें कंडीशन उल्टी हो जाती है, लंग्स प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और लंग्स प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो है मूव्स आउट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर निकल जाती है। तो दिस इज अबाउट द mechanism of breathing. There are two processes, inspiration and expiration. So now next process is what? So this is the mechanism of breathing. Mechanism of breathing के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आपने एयर अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर ली, अब उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, आप CO2 को बाहर निकालते हैं, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। इसकी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद आई विल कम टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखिए,
97% ऑक्सीजन आरबीसीज के साथ कैरी होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है। 97% ऑक्सीजन कैरी विथ आरबीसी, आरबीसीज के साथ कैरी होती है। आरबीसीज के पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी होते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, आरबीसीज पे हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 97% ऑक्सीजन कैरी होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो 97% ऑक्सीजन आरबीसीज के साथ कैरी करती है, उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद वो कैरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मैंने उल्टा आपको बता दिया है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन एटम होते हैं, ईच आयरन एटम के साथ एक ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ कैरी होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस तरीके से 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे 3% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन कैरी होती है, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होता है। हमेशा याद रहे, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होती है। ये पॉइंट भी आपको लिखना है, कैरी थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, जेनेटेड ब्लड के थ्रू कैरी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जहां से ऑक्सीजन पास होगी वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। चाहे ट्रांसपोर्ट CO2 का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हो, दोनों की ट्रांसपोर्ट के लिए पार्शियल प्रेशर भी मैटर करता है। ये आपको याद रखना है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड में कैरी होती है, राइट, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हो या CO2 का हो, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? दिस इज इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज द इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ गैस इज इन ए मिक्सचर। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, एयर में एक इंडिपेंडेंट गैस का जो पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर है, मर्क्यूरिक mmHg इसको बोलते हैं, मर्क्यूरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा एयर के अंदर वो पार्शियल प्रेशर होगा। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होता है? वो हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से हमेशा लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है पर 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड में कैरी होती है। कुछ पॉइंट्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में 97% ऑक्सीजन आरबीसीज के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि 97% इस तरीके से ऑक्सीजन का कैरी होता है, राइट। इसके अलावा 3% ऑक्सीजन जो कैरी होती है वो डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में कैरी होती है। और हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में होता है। ठीक है, एल्वोलाई से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाता है, तो एल्वोलाई में ज्यादा होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में।
ठीक है, तो हमेशा पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में ही गैसेस मूव करती हैं, चाहे वो CO2 हो चाहे वो O2 हो। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट प्रेशर होता है इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस और इन द एयर, राइट। और 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है 100 ml ब्लड में। ओनली 20 ml ऑक्सीजन, आपके 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है, ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। So this is about transport of oxygen. Now I'm going to discuss about transport of CO2. तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। Transport of CO2. Next topic is ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं। अगर CO2 के ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? CO2 में लगभग 70% CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इस फॉर्म में 70% CO2 कैरी होती है टुवर्ड्स दी लंग्स। CO2 हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कैरी होगी लंग्स की तरफ, O2 हमेशा लंग्स से टिश्यूज की तरफ कैरी होगी ऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू। यहाँ पे 7% CO2 जो है वो डिजोल्व प्लाज्मा में कैरी होती है, डिजोल्व प्लाज्मा। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 20 to 25% CO2 जो है वो कैरी होती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी होता है, वैसे ही यहाँ पे CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी होता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में CO2 कैरी होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है ये। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, वैसे ही CO2 का ट्रांसपोर्ट भी हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की तरफ मूवमेंट होता है, वो भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैरी होती है, 7% CO2 डिसॉल्व्ड प्लाज्मा और 20-25% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इतना परसेंट आरबीसीज के साथ कैरी होती है CO2, ठीक है। और ये भी पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में ही कैरी होती है, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की तरफ मूव करती है CO2। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये CO2 जो है ये कहाँ जाती है? ये जो है टिश्यूज टू लंग्स की तरफ कैरी होती है, और टिश्यूज से लंग्स की तरफ कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कैरी होता है, टिश्यूज से लंग्स की तरफ जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So this is about transport of CO2. Now see next. इसके बाद है नेक्स्ट इज एक टर्म आता है स्नीजिंग। आपने सुना होगा स्नीजिंग क्या होता है। अगर मैं स्नीजिंग की बात करूं, व्हाट इज एग्जैक्टली स्नीजिंग, राइट। स्नीजिंग क्या होता है? यानी कि छींक आना,
कभी भी आप, खासकर स्नेजिंग की जो प्रॉब्लम होती है सर्दियों के टाइम पे होती है, कोई कोल्ड एयर आप अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं कोल्ड एयर, वो आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इरिटेशन करती है। या कोई भी डस्ट पार्टिकल आपने इनहेल कर लिया या कुछ भी ऐसा इरिटेंट आप इनहेल करते हैं, तो वो आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इरिटेशन करेगी, और उस इरिटेशन की वजह से यू एक्सपेल आउट दैट पार्टिकल, उस डस्ट को आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, फेंकेंगे एकदम से। तो ये एक तरीके से इसको आप रेस्पिरेटरी ब्लास्ट भी कहते हैं। तो स्नीजिंग क्या है? एक रेस्पिरेटरी ब्लास्ट है, रेस्पिरेटरी ब्लास्ट है। इसमें आप क्या करते हैं? एक्सपेल आउट द इरिटेंट्स, एक्सपेल आउट द इरिटेंट्स। बाय मिस्टेक आप कोई भी इरिटेंट्स इनहेल कर लेते हैं, वो इरिटेंट्स जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रीदिंग और द रेस्पिरेटरी पैसेज के साथ इरिटेशन करते हैं। तो एक्सपेल आउट द इरिटेंट्स लाइक कोल्ड एयर को आप एकदम से निकालते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं इरिटेशन करते हैं, तो ये गिव इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज की, उनके साथ ये इरिटेशन करते हैं और उनको एकदम से आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी ब्लास्ट है उसे आप स्नीजिंग कहते हैं। स्नीजिंग के बाद जो अगला है वो है हिक्कप। हिक्कप जान लीजिए, हिक्कप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हिक्कप यानी कि हिचकी, राइट। हिक्कप आने की कोई भी कॉज हो सकता है, देयर इज एनी कॉज राइट ऑफ हिक्कप और हिक्कप। हिक्कप में एग्जैक्टली क्या होता है? दिस इज द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। जो डायाफ्राम मसल है उसकी एकदम से मूवमेंट हो जाती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाती है, उसे आप हिकअप कहते हैं, यानी कि हिचकी कहते हैं। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम क्यों होती है? ये डायाफ्राम में एग्जैक्टली होता क्यों है? ये ड्यू टू इरिटेशन इन डायाफ्राम। तो डायाफ्राम में इरिटेशन की वजह से एकदम से डायाफ्राम की जो मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से हिचकी आती है, हिकअप आप इसको बोलते हैं। हिकअप आने का सबसे बड़ा एक रीजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कुछ जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, फास्ट ईटिंग की वजह से भी हिकअप की प्रॉब्लम हो जाती है, ड्यू टू फास्ट ईटिंग ऑल्सो, ड्यू टू फास्ट ईटिंग। तो ड्यू टू फास्ट ईटिंग की वजह से भी हिकअप की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है डायफ्राम में और उसकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, एकदम से मूवमेंट होती है, राइट। तो दिस इज स्नीजिंग, दिस इज हिकअप। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ कैरी होती है, 3% ऑक्सीजन डिजोल्व प्लाज्मा के साथ कैरी होती है। 20 ml टोटल ऑक्सीजन ऑफ 100 ml ब्लड में कैरी होती है एक बार में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होती है, पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में कैरी होती है। हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की तरफ जाती है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कैरी होते हैं। इस तरीके से 97% ऑक्सीजन कैरी होती है। वही ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें हम, तो 70% कार्बोनेट आयन की फॉर्म में वो कैरी होता है टुवर्ड्स लंग्स। 20-25% आरबीसीज के साथ कैरी होता है इन दी फॉर्म ऑफ एमिनो हीमोग्लोबिन, राइट। 7% डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म भी कैरी होता है CO2, और पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी CO2 की मूवमेंट देखी जाती है। हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर लाइक ऑक्सीजन। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके बाद स्नीजिंग मैंने आपको बताया, एक रेस्पिरेटरी ब्लास्ट है, कोई भी इरिटेंट की वजह से ये होता है। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो ब्रीदिंग जो सरफेस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इरिटेशन की वजह से एकदम से उस पार्टिकल्स को, उस इरिटेंट को आप निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है। हिकअप जो है, हिचकी जिसको आप कहते हैं, ये भी एक इरिटेशन होता है डायफ्राम में, एकदम से सडन इरिटेशन। ड्यू टू फास्ट ईटिंग ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ डायफ्राम होती है और हिकअप की प्रॉब्लम आ जाती है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट दिस टॉपिक। इसी के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, राइट, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।